नमस्कार, मैं शिवप्रकाश तिवारी क्यू टीवी में आपका स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह एक बार फिर हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं, हमारे और आपके मार्गदर्शन के लिए, डॉक्टर शांतिदेव पांडे जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्यू टीवी में। धन्यवाद, धन्यवाद। सर पहला प्रश्न और सबसे तीखा प्रश्न, आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वर्तमान में भी आरक्षण की आवश्यकता है? देखिए, आरक्षण तो ये 1950 से लगभग लागू हुआ, अम्बेडकर जी ने किया और 10 वर्षों के लिए उन्होंने किया था। पर उसको हो गया आवश्यकता अनुसार बढ़ता चला गया। अब वर्तमान में भी इसकी ज़रूरत है, पर इसमें जाति के आधार पर इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको अब आर्थिक कर देना चाहिए, आर्थिक रूप से चाहे कोई भी जाति का हो, उस हिसाब से आरक्षण देना चाहिए, हमारे समझ से। जातियों के आधार पर नहीं करना चाहिए। हाँ, इसको आर्थिक आधार पर करना चाहिए, प्रेज़ेंट में। सर जिस प्रकार से देखा जा रहा है, आरक्षण तो हमें मिला है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान निर्माण किया, आरक्षण दिया, जातिगत पर दिया। लेकिन एक और हमें समानता का अधिकार दे दिया गया है, तो क्या नहीं लगता आपको कि ये हमारा एक समानता का हनन हो रहा है? क्योंकि ब्राह्मण जाति और बहुत सारी जाति हैं जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है और जातिगत पर आरक्षण दिया गया है, एसटी-एससी के लिए और उधर हमें समानता का अधिकार भी दिया गया है। तो क्या लगता है ये क्या सही निर्णय था उनका? नहीं, ये देखिए अगर समानता की बात करें तो इसमें तो फिर गलत है वो। भई समानता का तो फिर हम सभी जातियों को एक बराबर दें। तो इसमें समानता का तो अधिकार सब इसका लाभ सब लोग को मिल नहीं रहा है इसका। हाँ, तो कहीं न कहीं समानता का निश्चित रूप हनन हो रहा है। हनन हो रहा है, निश्चित रूप से हनन हो रहा है। भई समानता का तो ये है कि सबको हम एक बराबर दें, तभी तो मतलब निकलेगा। पर आप किसी दूसरे वर्ग को कुछ दे रहे हैं, किसी इनको अलग दे रहे हैं, तो फिर समानता कहाँ रह गई? समानता तो है नहीं फिर उसमें। हाँ, सर एक और समान जाति के लिए आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस लाया गया, लेकिन यदि देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस नाम मात्र का है और ईडब्ल्यूएस की हमको नहीं लगता कि अब उसकी आवश्यकता है क्योंकि उसमें ऐसी स्थिति और ऐसे विकल्प ला दिए गए हैं कि वास्तव में यदि समान वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता है, तो उसको मिल नहीं पा रहा। तो बहुत जो एरिये बनाए गए हैं, वो बहुत सीमित कर दिए गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ईडब्ल्यूएस की आवश्यकता है और है तो किस क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस देना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए ईडब्ल्यूएस जो है, इसमें तो आरक्षण मिलता है जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जैसे ब्राह्मण वर्ग के हैं लोग, है ना? पर इसको आर्थिक आधार पर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना? ये सब सही नहीं रहेगा। इसको आर्थिक आधार पर सीधे कर दिया जाए, तो सबको जिसकी जो ज़रूरत हो उसका आरक्षण मिलेगा, जो जितने कमज़ोर वर्ग है ना? उस हिसाब से। सर यदि आप देखें आरक्षण एक विकलांगता सा है। जिस प्रकार से आप देखें कि यदि हर देश विकास कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्र में, लेकिन हमारे देश में जो आरक्षण है, सबसे ज़्यादा भारत देश में आरक्षण है और आरक्षण के कारण जो बेहतर लोग हैं, जो ए ग्रेड वाले हैं, उनको स्थान नहीं मिल पा रहा, बी ग्रेड वालों को स्थान दिया रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये विकलांगता है? आने वाले समय में हमारा देश विकलांग हो जाएगा और हमेशा के लिए विश्व में दूसरे स्थान पर रहेगा क्योंकि पहले स्थान वालों को तो स्थान दिया ही नहीं जाता। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो ख़ैर सही है, ये तो बहुत बड़ी विसंगति है। जो योग्य व्यक्ति है, वो रह जाता है और आरक्षण में एक मतलब जो उस लेवल का नहीं है, उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो निश्चित विकलांगता है, इसमें तो देश की प्रगति नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसको आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दिया जाए, ना कि इस लेवल पर जातियों पर। इसमें तो निश्चित रूप से देश कमज़ोर होगा आगे चल के हमारा। तो योग्य लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, है ना? और इस तरह से विसंगति है इसमें। हाँ। देख सकते हैं आप यदि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, समझना चाहिए हमारे जो संविधान है उसमें परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि हम हमारे लिए जाति ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी देश है, देश का आगे बढ़ना। इसीलिए ब सर ने जैसा बताया बहुत ही ज़रूरी है कि इसको जाति के क्षेत्र से हटाकर और इसको आर्थिक क्षेत्र पर लाना चाहिए जिससे कि हर को किसी के लिए ये वरदान साबित होगा और हमारा देश विकास करेगा। सर नई शिक्षक नीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति अभी 2020 से लागू हुई है। बहुत बेहतर है मोदी जी की जो नई शिक्षा नीति आई है, बहुत बेहतर पहले से बेहतर है और पूरा एनसीईआरटी इसमें कर दिया गया है। तो हर तरह के जो बच्चे पहले तैयारी करते थे उसमें भी इसमें बेहतर जब उनका बेस मजबूत होगा तो आगे चल के उनको थोड़ा और सरलता मिलेगी तैयारी करने के लिए। तो पहले से बेहतर बेहतर है ये। सर ये जो शिक्षा है, ये देखा जाए पहली से लेके 8वीं तक बच्चों को पास कर दिया जाता है। जो बेस इनका होता है, वो हो जाता है कमज़ोर और आने वाले समय में 9वीं और 10वीं में जब पहुँचते हैं, तो ये फ़ेल हो जाते हैं और फ़ेल होने के कारण या और किसी कारण यह आत्महत्या करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या ये सरकार ने जो निर्णय लिया है पहली से 8वीं तक पास करने का, कितना सही है सर? क्या लगता है आपको? ये इसको तो हम सही नहीं मानते। ये तो पूरी तरह से बच्चों का भविष्य इसमें पूरी तरह से खराब हो जाता है, उनका बेस इतना कमज़ोर हो जाता है, कि वो किसी कदर लायक नहीं रह जाते। वही हम डायरेक्ट उनको पास करते जा रहे हैं, उनसे कुछ आता नहीं है, तो इसमें तो पूरी तरह से उनका भविष्य चौपट हो रहा है। ये सही नीति नहीं। हाँ।
सर क्या नीति अपनाई जानी चाहिए आपके अनुसार? अब इसमें तो भई उनका उस तरह से हम पढ़ाएँ उनको और उनका एग्ज़ाम लें, डायरेक्ट पास ना करें उनको आधार पर उनको पास करें, उनमें जो योग्यता हो। इस तरह में तो सब पास हो जाएँगे, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। डायरेक्ट हम पास कर देंगे उनको तो, हाँ। सर जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हमारी जो सर्टिफ़िकेट है, हमारे भारत का स्तर बहुत अच्छा है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन मात्र वो डिग्री पर है। यदि योग्यताओं की बात करें तो कहीं न कहीं वो पीछे हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? अब डिग्री तो देखिए एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा में भी तो बहुत ज़रूरत है सुधार करने की, है ना? इतनी विसंगतियाँ हैं कि इसको व्यापार भी बना लिया गया है। कुछ ऐसे कोर्स हैं कि जो आप चाहे कॉलेज जाओ, चाहे विद्यालय जाओ, ना जाओ, आपको डायरेक्ट डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह की तो विसंगतियाँ इसमें सख्त कानून भी लाना चाहिए, है ना? कि जो व्यक्ति योग्य है उसी को डिग्री मिले, उस लेवल है कि नहीं है वो, तो इसमें तो कमी है। सर एमपी बोर्ड हैं, बहुत सारे दिल्ली बोर्ड हैं, इनके होते हुए ओपन बोर्ड की क्या आवश्यकता है? क्या ओपन बोर्ड रहना चाहिए? क्योंकि ओपन बोर्ड्स का कहीं न कहीं गलत उपयोग होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल गलत उपयोग होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भई जब एमपी बोर्ड है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस माध्यम से लोग जो है तो बिना अनुभव वाले भी अपना आवेदन करके निकल जाते हैं, जाके सामने काम करते हैं, जो भी करते हैं, पर ये सही नहीं है। हाँ, सर हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? देखिए शिक्षा तो हमें बेहद ज़रूरी है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तो हम कुछ भी कोई भी अगर कार्य करेंगे हम, तो उसमें फ़ेल होंगे। शिक्षा का मतलब ये है कि शिक्षा अगर हमें मिली है सही ढंग से, तो कोई भी हम काम करेंगे, तो उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और सही ढंग से करेंगे। चाहे कोई भी हम व्यवसाय करें, कुछ भी करें, फिर शिक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उसके बिना सही ढंग से जीवन जीना मुश्किल है। सर शिक्षा और संस्कार ये दोनों में क्या अंतर मानते हैं आप? क्या अंतर निकल अब शिक्षा तो देखिए एक संस्कार से जुड़ा हुआ ही है। संस्कार भी ज़रूरी है कि बच्चों को संस्कार देना भी ज़रूरी है ना? और बिना संस्कार के शिक्षा भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए संस्कार भी ज़रूरी है बच्चों बच्चों को देने के लिए। हाँ। सर नाम के पहले जिस प्रकार से डॉक्टर शांतिदेव पांडी जी आप हैं, डॉक्टर लगाते हैं। यदि किसी को लगाना हो तो ये कैसे डॉक्टर लगाया जा सकता है? क्या प्रक्रिया होती है? उसके लिए तो पीएचडी है ना, हम किए हैं पीएचडी और जनजाति पर हमने शोध किया, रिसर्च किया और डॉक्टर एसपी पांडे के मार्गदर्शन में हमने काम किया और पूरा रिसर्च करके जातियों में विशेष रूप से गौड़ बैगा जनजाति में हमने अध्ययन किया और उसमें फिर सफल हुए, तो डॉक्टरेट की उपाधि उस क्षेत्र में हमने अध्ययन किया। उसके बारे में जनजातियों के बारे में हमने अनुभव लिया, अध्ययन किया, जाके हमने फील्ड में पूरा घूमा वहाँ, है ना? उनका किस तरह से जीवन स्तर है, उनके बारे में अध्ययन किया, तो उस हिसाब से उसमें फिर डॉक्टरेट की उपाधि मिली। सर ये डॉक्टर की जो उपाधि है पीएचडी आपने बोला, पीएचडी आप कब कर सकते हैं लोग? अब इसको एमए करने के बाद फिर इसका एंट्रेंस होगा और उसी प्रक्रिया से हमको एक गाइड का निर्धारण करना पड़ेगा और जिस विषय में हमारी रुचि है कि हमको किस क्षेत्र में करना है, जनसंख्या में, जनजाति में, है ना? भ्रष्टाचार में, जो आपको पसंद हो, जो टॉपिक जिसमें आपका हो रुचि हो, उसमें आप करें। हम जनजाति में हमने किया। कितना खर्च आता होगा सर पीएचडी करने में? अब उस समय तो कम ही आया था, अब आज के समय में क्या बताएँ, 2 से 3 लाख रुपए आएगा। हाँ, बाकी हमारा तो 50-60 हज़ार रुपए में हो गया। सर गवर्नमेंट की कोई स्कीम यदि किसी को डॉक्टर बनना हो और पीएचडी करना हो तो कोई स्कीम ऐसी है जो मतलब 3 लाख तक ना पहुँचाए? क्योंकि बहुत ही निर्धन छात्र हैं। आप जैसे कि आरक्षण इसीलिए हमने बताया था कि आरक्षण जो है आर्थिक क्षेत्र में होना चाहिए। आप समान वर्ग के लोग यदि करना चाहते हो तो यदि आरक्षण उनके पास तो है नहीं, आर्थिक क्षेत्र पर भी नहीं है, तो उनकी जो मंशा है वो तो अंदर ही मर जाती होगी। तो देखिए, इसके लिए योजना तो है, पर अभी हमको सॉलिड इसकी जानकारी नहीं है। बशर्ते इस तरह कोई है सरकार की योजना, उसमें 70 पर या 75% आपको सब्सिडी मिलेगी, है ना? और स्कॉलर मिलती है, पर अभी इसके बारे में हमको अच्छे से जानकारी नहीं है, हम कुछ कह नहीं पाएँगे। हर वर्ग हर जाति के लिए मिलती होगी क्या? हाँ, अभी ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, ऐसा नहीं। सामान्य वर्ग के लिए शायद नहीं है। देख सकते हैं ये स्थिति है। तो आप समान वर्ग वाले अपने अधिकार और हक के लिए इस बात को ज़रूर छेड़ें। पीएचडी करना हो, डॉक्टर की उपाधि लेनी हो और एक विशेष महारत हासिल करनी हो विशेष चीज़ में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि आप अपने अधिकार के लिए ज़रूर बोलें। आरक्षण पर विशेष बात उठाएँ अपने अधिकार के लिए। सर आपके जो बेस्ट छात्र रहे हों, आपके बहुत क्लोज़ रहे हों, कोई 5 छात्र के नाम बताएँ जो बहुत करीब रहे हों आपको और आप
आपके लिए मतलब कि आपके मार्गदर्शन से चलते रहे हों और आपकी बात मानते रहे हों, ऐसे कोई 5 छात्र? में अमरेंद्र मिश्रा हैं एक, और कहाँ के हैं सर अमरेंद्र? ये यहीं चरौंटा के पास उनका गाँव है। और शिव प्रकाश तिवारी और रोशनी मिश्रा, दुर्गा साकेत, अनुराग तिवारी, ये हमारे बेहतर छात्र थे। अभी भी इनसे बीच में मुलाकात होती रहती है। कुछ लोग तो कहीं बाहर चले गए हैं, पर बाकी लोगों से होती रहती है मुलाकात। सर आपने शिव प्रकाश तिवारी नाम लिया, शिव प्रकाश तिवारी मेरा भी नाम है, तो इस कौन से वाले शिव प्रकाश तिवारी है सर? आप ही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, ये तो आपकी महानता है कि आपने हमको एक बेस्ट छात्र माना और अपना एक अपना आपने स्नेह दिया हमारा नाम लेके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, ये हमारे शांतिदेव पांडे सर थे। हमने इनसे राजनीति पढ़ी थी और कहीं न कहीं हमारे मन में था कि हम एक दिन सर के पास पहुँचेंगे और सर का इंटरव्यू लेंगे। बहुत समय से जिज्ञासा थी हमारे अंदर और वो आज दिन था जब सर ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे क्यू टीवी को दिया। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।